देन आपका आता है बेसिक टर्म। बेसिक टर्म में आता है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिन्हें फिक्स लायबिलिटी कहते हैं, और एक करंट लायबिलिटी जिनको 12 महीने के बाद चुकाना है, करंट लायबिलिटी जिनको 12 महीनों के अंदर चुकाना है। एक्सपेंस किसे कहते हैं? कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने और सेल करने में जो भी खर्चे किए गए हैं वो एक्सपेंस है। गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की गई हैं वो एक्सपेंसेस हैं। इसके एग्जांपल हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट पेड किया है, या डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर लगा, ये सभी आपके क्या हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम क्या होती है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। ये रेवेन्यू से अलग है। रेवेन्यू क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू। गुड्स को बेचा वो रेवेन्यू है। एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस। इनकम किसे कहते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम। कई लोग रेवेन्यू और इनकम को एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू या उसको कई लोग कहते हैं द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू तो सेल है ना? सेल में से खर्चे लेस होंगे तभी तो आपका इनकम निकलेगा, उसी पे तो इनकम टैक्स लगेगा। सही है, तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? पेमेंट ऑफ कैश, जो भी आप कैश का पेमेंट करें जिससे, या अगर नहीं पे करें तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। किस लिए? एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी। इससे कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, इससे केवल हेल्प होती है मेंटेन करने में। आपकी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं दे आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए और लॉन्ग पीरियड तक उसका बेनिफिट जो है वो आपको मिले, उससे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आप कहते हैं। करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? जिसको 12 महीनों के अंदर आपको पे करना है वो करंट लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको 12 महीनों के बाद पे करना है ना? जैसे आपके लोन है, वो डिबेंचर्स हैं, ये आपको 12 महीने के बाद पे करने हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी जिसको पे करना है या ये पे नहीं करना है ये अभी श्योर नहीं है, वो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करेगा, इसको कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। फिक्स एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 12 महीने के बाद, इन पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर। करंट एसेट्स जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन 12 मंथ, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जैसे स्टॉक, डेटर, BR एटसेट्रा। ऐसा कोई भी थ्योरी क्वेश्चन जब आप अटेंड करें तो उसमें कोशिश करें आप एग्जांपल जरूर दें। इनकी 2-3 लिस्ट बना लें, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, है ना? जिनको हम जैसे अपन कुछ को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब। टेंजिबल एसेट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। लिक्विड एसेट्स, इनके कुछ और नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। लिक्विड एसेट्स के कुछ नाम है क्विक एसेट्स और एसेट टेस्ट। इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना? जैसे कैश, बैंक, BR। या फिर मैं कहूँ एक इजी डेफिनेशन कि करंट एसेट्स में से 2 चीजें लेस कर दो। क्या? करंट एसेट्स तो हमें पता है कौन सी होती है। करंट एसेट्स में से यदि आप क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो वो आपकी क्या निकल जाएगी? लिक्विड एसेट्स। इसकी डेफिनेशन बन सकती है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। ये अपन को ध्यान रखना है। वेस्टिंग एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड विद द टाइम एंड प्रोडक्शन, वक्त बीतने के साथ या प्रोडक्शन होने के बाद इनकी वैल्यू कम होती जाती है। इंसॉल्वेंट वो है, इसमें एग्जाम्पल होता है माइंस, है ना? ऑयल माइन, कॉलरी माइन। इंसॉल्वेंट द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटी, जो अपनी लायबिलिटी पे करने में एबल नहीं